Very good evening, dear students. How are you all? Fine. Okay, तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसफॉर्मर, और ये थियोरी 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में कंसिडर की जा सकती है. I am not telling you that this is the last lecture of chapter number 7. इसके बेस एक छोटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल है, वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, बट ये लेक्चर को थोड़ा अच्छे से समझिएगा. तो बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर अगर कोई एमसीक्यू भी आपको आएगा तो भी समझ में आ जाएगा. ओके, तो ये कंप्लीट थ्योरी है, यहां पे मैंने पहले से लिख दी है. तो द रीजन बिहाइंड दैट इज कि आपको थोड़ा समझाने में टाइम में ज्यादा ले सकता हूं. ओके ओके, तो What is a transformer? Okay, तो in power transmission मतलब कि पावर को पावर स्टेशन से जीबी तक लाना होता है, जीबी से यहां तक लाना पड़ता है. ओके, तो वो वायर के थ्रू लेके आते हैं वो पावर को. ओके, पावर क्या रहना चाहिए? पावर ट्रांसमिशन हो जाएगा ये from one station to another substation. तो उसमें क्या रहना चाहिए? पावर कांस्टेंट रहना चाहिए, और पावर का डेफिनेशन दैट इज V. वोडाफोन आइडिया VI. ओके, तो पावर अगर कांस्टेंट रखना हो तो वोल्टेज एंड करंट को हमें इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा. ओके, तो वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करना हो पावर ट्रांसमिशन में. ओके, और वो जो जनरेशन होता है वहां पे पावर का, तो वो एसी पावर रहता है, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, है ना. चैप्टर नंबर 7 का नेम ही यही है, एसी. तो एसी वोल्टेज. ओके, तो एसी वोल्टेज की वैल्यू को अगर हमें इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, ओके, तो उसके लिए हमें जो डिवाइस चाहिए दैट डिवाइस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर. ओके, तो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? तो अ ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस व्हिच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एसी वोल्टेज. एसी वोल्टेज, अगर एसी वोल्टेज में इंक्रीज और डिक्रीज करना है अकॉर्डिंग टू द नीड, ओके, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मर यूज होता है पावर ट्रांसमिशन में. ओके, तो बेस्ड ऑन दिस एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मर के 2 टाइप्स हैं. कितने टाइप्स है? 2. 1 दैट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर and another that is step down transformer. Step up transformer and step down transformer. Okay, तो step up transformer कहां पे यूज करना होता है? तो जहां पे वोल्टेज को अप करना, एसी वोल्टेज को क्या अप, अप दैट इज इंक्रीज. तो step up transformer is used when we require to increase in AC voltage, and step down transformer is a device which decreases the AC voltage. Clear? Okay, तो ट्रांसफॉर्मर और उसके टाइप आपको समझ में आ गए. क्लियर? ओके, तो प्रिंसिपल तो इसका प्रिंसिपल क्या है? तो ये चैप्टर नंबर 7 है. चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. उसमें एक कॉइल था, तो उसमें वो देखा था कि
जब करंट उसमें से पास होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, that was called self induction। बट एक कॉइल की वजह से अगर दूसरे कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गए, अगर दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होता है तो वो हमने देखा था म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो ट्रांसफार्मर में भी दो कॉइल्स होती है, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो इसीलिए ट्रांसफार्मर works on a principle of mutual induction। कौन से फिनोमिनन पे ये काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या रहेगा? दो कॉइल्स हैं तो दो कॉइल्स वाला फिनोमिनन हमने चैप्टर नंबर 6 में देखा था। ओके, तो इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ द फिनोमिनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और वो चैप्टर का नेम क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो ये प्रिंसिपल हो गया। ओके, अभी कंस्ट्रक्शन। ओके, तो मैंने आपको अभी बोला कि ट्रांसफार्मर में दो इंसुलेटेड कॉइल रहती है। ओके, एक साइड से हम इनपुट एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं और अनदर साइड से हम आउटपुट में एसी वोल्टेज ही मिलता है। एसी वोल्टेज दिया तो एसी वोल्टेज ही मिलेगा, नॉट डीसी। एसी का एसी ही मिलेगा। एसी का डीसी का कन्वर्जन वो तो चैप्टर नंबर 14 में रेक्टिफाई, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क आल्सो इन बोर्ड एग्जाम, है ना। तो एसी का एसी में बट वोल्टेज अप और डाउन करके ये ट्रांसफार्मर देता है आपको। ओके, तो बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स। ओके, तो कंस्ट्रक्शन, अ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट टू सेट्स ऑफ कॉइल्स insulated from each other। Transformer consists how much numbers of coil? Two sets of coil। एक कॉइल जहां पे इनपुट देते हैं उस कॉइल को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और दूसरे साइड से हम जहां पे आउटपुट लेते हैं तो आफ्टर प्राइमरी वी हैव सेकेंडरी। ओके, तो सेकेंडरी कॉइल ऐसे दो कॉइल्स। तो अ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट two sets of coils insulated from each other। ओके, और ये जो कॉइल का वाउंडिंग है वो आयरन कोर पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? आयरन कोर, मतलब कि एक आयरन कोर का एक कंप्लीट फ्रेम रहता है। ओके, तो वो कैसे किया जाता है तो वो यहाँ पे देखिए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स है, वन इज कोर टाइप एंड अनदर इज शेल टाइप। ओके, तो कोर टाइप में कैसा रहता है तो देखो ये एक आयरन कोर का पूरा कंप्लीट फ्रेम दिखा आपको ऐसे ब्लैक कलर में। ओके, और ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे प्राइमरी कॉइल को यहाँ पे हमने वाउंडेड किया गया हुआ है। किसको वाउंड किया गया? यहाँ पे प्राइमरी कॉइल को यहाँ पे वाउंड किया गया हुआ है। ओके, एंड अदर साइड पे आयरन कोर का ये जो लिंब है, और वन साइड पे प्राइमरी कॉइल वाउंड किया और अदर साइड पे सेकेंडरी कॉइल वाउंड किया, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो ये एक ही आयरन कोर है बट टू डिफरेंट लिंक्स पे यहाँ पे हमने वाउंडेड ऑफ कॉइल किया गया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो two coils wounded on two separate limbs of iron core। Two coils, primary and secondary, wounded on two limbs of iron core।
ओके, और दूसरा है शेल टाइप। तो वो फ्रेम तो रहता है पर बीच में भी एक लिम्ब रहेगा ब्लैक कलर का, दिख रहा है ना। तो वो बीच वाला जो लिम्ब है ना, उसी के ऊपर दोनों कॉइल्स का वाउंडिंग रहेगा। और ये वाउंडिंग कैसे रहता है, तो वो आपकी शू की जो लेस है उसका वाउंडिंग देखा आपके शू पे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, और अदर साइड से ऐसे करके ऐसे ऐसे, बोलो थोड़ा इंसुलेटेड रहता है। तो ये जो टाइप है वो शेल टाइप रहेगा, और सिंगल लिम्ब पे इंसुलेटेड थोड़ा सेपरेटेड रहे ऐसे, दोनों कॉइल्स को एक ही लिम्ब पे वाउंडेड किया गया हुआ है, दैट इज कॉल्ड शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो यहाँ पे ये दिखाया गया हुआ है प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। ओके, two coils wounded on single limb of iron core। यहाँ पे different limbs of iron core पे wounded of two coils है, यहाँ पे single limb पे यहाँ पे wounded of coils है of iron core। बोलो यहाँ तक समझ में आया आपको? अच्छे से समझ में आया ना? अगर एक बार नहीं तो दो बार देखिएगा। ओके, तो ये पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट है और कैलकुलेशन पॉइंट हुआ तो बहुत इजी है। फाइन, तो वन कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, एंड और उसमें जो नंबर्स ऑफ टर्न रहते हैं तो वो नंबर्स ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल, तो दैट इज कॉल्ड एनपी। ओके, और अदर कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। ओके, एंड उसमें जो नंबर्स ऑफ टर्न रहते हैं तो नंबर्स ऑफ टर्न तो वो सेकेंडरी कॉइल के लिए तो उसको एनएस कहेंगे हम। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर का सिंबल कैसे? अच्छा, तो वो आपको मालूम है ना, रेजिस्टर को अगर आपको सर्किट में दिखाना हो तो ऐसे जिगजैग शेप में, कैपेसिटर को दिखाना हो तो टू सेम पैरेलल प्लेट, बैटरी को दिखाना हो तो एक बड़ा एंड और एक छोटा एंड, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे दिखाते हो ना। तो वैसे ही ट्रांसफॉर्मर को अगर आपको सर्किट में सिंबॉलिकली दिखाना है तो वो ऐसे दिखा सकते हो, एक साइड पे प्राइमरी कॉइल, दूसरी साइड पे सेकेंडरी कॉइल, और बीच में आयरन कोर दिख रहा है आपको यहाँ पे दोनों साइड पे। ओके, तो सिंबल में भी दो डिफरेंट टाइप्स है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये जो सिंबल है ना वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का है। कौन से ट्रांसफॉर्मर का है? स्टेप अप। कैसे मालूम पड़ता है? तो देखिए, प्राइमरी कॉइल में नंबर्स ऑफ टर्न दैट इज एनपी, यहाँ पे वैसे दिखते हैं तो 1 2 3 4 4 दिख रहा है। और सेकेंडरी कॉइल में देखिए, यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्न एज कंपेयर टू प्राइमरी देखो ज्यादा रहेगा कि तो यहाँ पे इनपुट देंगे, यहाँ पे आउटपुट देंगे, यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा है तो मोर एंड मोर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दैट कॉइल, और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा तो उतना ईएमएफ दैट इज वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, तो आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा ना, तो दैट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर नंबर्स ऑफ टर्न्स in secondary coil that is NS is greater than numbers of turn in primary coil NP। क्लियर? समझ में आया? ओके, तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो गया। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो तो क्या करना है? हमें नंबर्स ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल डाउन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, प्राइमरी कॉइल में नंबर्स ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल से ज्यादा है ना प्राइमरी में। ओके, तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर्स ऑफ टर्न कम है तो थोड़ा कम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, तो थोड़ा कम वोल्टेज ईएमएफ जनरेट होगा, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा ये। तो फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर नंबर्स ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन नंबर्स ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, एनएस लेस देन एनपी। क्लियर? समझ में आया? सिंबॉलिकली ये समझाया हुआ।
और अगर आपको लिखना हो तो इसको आप 2 डिफरेंट पॉइंट्स में लिख सकते हो। ओके, तो नाउ कि ये ट्रांसफॉर्मर वर्किंग कैसे करता है, उसका वर्किंग कैसे रहता है, तो वो देखेंगे हम। ओके, तो उसका जो वर्किंग है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेनन। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने 2 कॉइल्स के लिए म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेनन देखा था, है ना, कि एक कॉइल में से अगर करंट पास होता है और अगर वो चेंज होता है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज जनरेट करता है। वो मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी कॉइल के साथ लिंक करता है तो उसमें भी वो ईएमएफ जनरेट करेगा। सो दैट इज वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। एक ही स्टेटमेंट पे, एक ही पॉइंट में हम यहाँ पे ये एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो व्हेन इनपुट एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू प्राइमरी कॉइल, यहाँ पे अगर हम प्राइमरी कॉइल पे अगर इनपुट में एसी वोल्टेज लेंगे तो एसी वोल्टेज तो वो वैसे भी ऑटोमेटिक चेंज ही होता है, 0 से ऊपर जाके मैक्सिमम, फिर वापस 0 मैक्सिमम, वो तो ऑटोमेटिक चेंज ही होता है ना, है ना। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा प्राइमरी कॉइल पे दिया हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक जनरेट होगा प्राइमरी कॉइल में, ओके, तो वो चेंजिंग वाला ही रहेगा। एंड व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स there will be induced in EMF in a coil। ये चैप्टर नंबर 6 के मेरे डायलॉग्स हैं। ओके, तो when input AC voltage is applied to primary coil, okay, so magnetic flux, it produces magnetic flux with coil, and all that magnetic flux linked with another secondary coil। ओके, और ये जो लिंक होगा सेकेंडरी कॉइल से, ये जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल, ओके, तो वो पूरा का पूरा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो जाएगा। और ये कौन से फिनोमेनन से होगा? दैट इज बाय द फिनोमेनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, दैट कोजेस, और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तो टाइम के साथ चेंज ही हो रहा है क्योंकि एसी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल पे भी यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा, है ना। ओके, समझ में आया क्या? तो सेकेंडरी कॉइल पे म्यूचुअल इंडक्शन दैट कोजेस एसी आउटपुट वोल्टेज on two ends of secondary coil। तो इनपुट एसी वोल्टेज दिया तो भी आउटपुट में एसी वोल्टेज ही मिलेगा। सिर्फ क्या होगा कि अगर यहाँ पे कॉइल नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा इंक्रीज होगा। ज्यादा इंक्रीज होगा तो क्या होगा? थोड़ा ज्यादा वोल्टेज एसी में प्रोड्यूस होगा तो वो स्टेप अप होगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो ये वोल्टेज का रेशियो प्रूव करना है कि यहां तक Vs by Vp is equal to Ns by Np। तो ये हम चैप्टर नंबर 6 के फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करेंगे। वोल्टेज दैट इज ईएमएफ। ओके, तो हमने चैप्टर नंबर 6 में देखा था ना, कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रूव किया था ना। तो वो फैराडेज लॉ क्या था कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ओके, और ये माइनस में आता है, दैट इज अ लेंज लॉ। ओके, और अगर देयर आर n नंबर्स ऑफ टर्न, तो ये फैराडेज लॉ था ना चैप्टर के स्टार्ट में, है ना। तो ये ईएमएफ दैट इज वोल्टेज। तो अगर ये प्राइमरी कॉइल के लिए लिखना हो तो प्राइमरी कॉइल के लिए वोल्टेज इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल दैट इज वीपी। तो माइनस दैट इज द प्रेजेंस ऑफ लेंज लॉ।
और n डेल्टा phi by डेल्टा t that is d phi by dt. ओके और ये जो n होगा वो नंबर्स ऑफ टर्न फॉर प्राइमरी कॉइल है, तो ये प्राइमरी कॉइल्स के टर्न np होगा यहाँ पे, दिख रहा है आपको, पक्का ना? ओके लास्ट में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो बाद में आप स्नैपशॉट भी ले सकते हो और खुद से भी थोड़ा कर सकते हो आप। ओके चलो, तो प्राइमरी कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ वो ईएमएफ दैट इज वोल्टेज, तो वो Vp माइनस एन डी फाई बाई डी टी, वो फ्लक्स तो सेम ही रहेगा जो यहाँ पे वो वहां पे प्राइमरी से सेकेंडरी पे कॉइल पर सेम ही लिंक होगा। ओके तो डी फाई बाई डी टी लिया। ओके इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल दैट इज वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल Vs, तो इसी इक्वेशन यही सेम इक्वेशन आएगा पर नंबर्स ऑफ टर्न प्राइमरी था तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल आएगा। ओके और यहाँ पे हमें रेशियो प्रूव करना है, कंपैरिजन ऑफ वोल्टेज करना है, तो Vs by Vp, Vs by Vp अगर करोगे तो दिस बाय दिस करोगे तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो Ns by Np आएगा कि Ns by Np। बोलो क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ओके और यही इक्वेशन को हमें थोड़ा आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए आगे बढ़ाना है, तो फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर यहां से हमें करंट में जाना है आई, तो बाय आइडियल ट्रांसफॉर्मर पावर ट्रांसमिशन जो होता है उसमें नो लॉस ऑफ एनर्जी, जो भी पावर वहां से स्टेशन से, कौन से स्टेशन, रेलवे स्टेशन नहीं, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है वहां से जो जीबी तक आता है, जीबी से हमारे तक आता है। ओके तो वहां पे पावर कांस्टेंट रहना चाहिए, पावर दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी वो होना नहीं चाहिए, है ना, तो पावर मस्ट बी कांस्टेंट। सो फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर पावर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि इनपुट पे भी जो पावर होगा वही आउटपुट पे पावर रहेगा, तो इनपुट पावर दैट इज आउटपुट पावर, तो इनपुट पावर दैट इज फॉर प्राइमरी एंड आउटपुट फॉर दैट इज फॉर सेकेंडरी, तो इनपुट पावर पावर प्राइमरी, आउटपुट पावर पावर फॉर सेकेंडरी। और पावर का डेफिनेशन दैट इज समझा है ना इसी चैप्टर में, वर्ड ऑफ आइडिया वी आई वी, तो वी आई फॉर प्राइमरी VpIp एंड फॉर सेकेंडरी VsIs, तो इक्वेशन नंबर 1 Vs by Vp का है ना। ओके तो यहाँ से वापस Vs by Vp को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो Vs by Vp दैट इज इक्वल टू Ip by Is, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, Vs by Vp is equal to Ns by Np that is equal to Ip by Is। देखो करंट उल्टा आया यहाँ पे, है ना, तो वोल्टेज अगर इंक्रीज होता है तो करंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, पावर कांस्टेंट रखना है इसीलिए। ओके तो देखो ये यहां तक का हो गया ना, और ये जो पूरा कंप्लीट रेशियो है ना वो ट्रांसफॉर्मर के लिए, किसके लिए है यहाँ पे, ये ट्रांसफॉर्मर के लिए। तो ये जो पूरा रेशियो है वोल्टेज टर्न्स एंड करंट का, तो इस रेशियो को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके और ये जो एमसीक्यूज है उसके बाद के, तो वो बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर पूछे गए थे। तो ये अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ना वो आइदर ग्रेटर देन 1 होता है या लेस देन 1 होता है, सेम तो रहेगा नहीं, सेम अगर ये सेम होगा R इज इक्वल टू 1 होगा तो Vs इज इक्वल टू Vp मिलेगा कि, Ns इज इक्वल टू Np मिलेगा कि, Ip इज इक्वल टू Is मिलेगा, तो जो वोल्टेज दिया वही मिलेगा, तो फिर फायदा क्या है, समझ में आ रहा है ना आपको। ओके तो ये बात कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है R, इसका वैल्यू आइदर ग्रेटर देन 1 हो और आइदर लेस देन 1 हो, तो R ग्रेटर देन 1 दैट इज फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर
और अगर R ग्रेटर देन 1 होगा तो Vs ग्रेटर देन Vp रहेगा। तो सेकेंडरी वोल्टेज पे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा तो वो वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो दैट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ओके, एंड फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर R लेस देन 1 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके, तो वो अगर R लेस देन 1 होगा तो Vs लेस देन Vp होगा। क्लियर? तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम मिलेगा तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। बोलो क्लियर? ये कंप्लीट थ्योरी ऑफ 4 मार्क समझ में आया ना आपको? ओके, तो इतना काम आप कंप्लीट कीजिएगा। और एक 2 मार्क्स का थ्योरी कि फिर भी ट्रांसफॉर्मर में थोड़े रीजंस है, उसकी वजह से थोड़ा पावर लॉस तो होता ही है। ओके, तो वो एक 2 मार्क्स की थ्योरी, ओके, और एक न्यूमेरिकल वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होगा। क्लियर? समझ में आया ना? ओके, फिर भी अगर ना समझ में आए तो फिर क्लास में आप विकास सर से पूछ लीजिए। ओके, तो इतना काम आप कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।